नमस्कार। ये अपने लोगों की सीरीज का दूसरी वार्ता है। पहली वार्ता में आप लोगों ने देखा कि अब हम लोगों में जो सबसे कम आयु के विवेक भटनागर जी हैं, ये विद्वता में सब पर भारी पड़ रहे हैं। इन्होंने राजस्थान उदयपुर में रहते हैं। इनका पूरा परिचय पिछली बार दिया और इनका परिचय इस इंटरव्यू में आप लोगों को और मिलेगा। इन्होंने जो बताया वो मेरी समझ से भारत में 2 4 10 लोगों को पता होगा। अब हम विवेक भैया से 2 3 बात बताकर पूछ रहे हैं। मेरे हाथ में ये पुस्तक है इलियट एंड डाउसन की, पहला वॉल्यूम। ऐसे 8 वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम छपा है पहली बार 1849, यानी इसका कागज पत्थर लिखना पढ़ना तैयार हुआ 1830 से 1849 के बीच। तो हेनरी एलियट का जो ओरिजिनल प्रीफेस है उसकी 4 लाइन पढ़ रहे हैं। पहला पेज से ये कह रहा है कि जी हमने एक काम लिया है कि मुसलमानों का इतिहास लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये बहुत बाद में मैं आपको बताऊंगी, 5वें 6वें या 7वीं वार्ता में। तो ये कह रहा है कि 1830-40 जब भी, क्योंकि 49 का प्रीफेस मैं पढ़ रही हूँ, तो ये कह रहा है कि जी मैंने ये लिखने के लिए पुस्तकें इकट्ठी करनी शुरू की। 1830 40 49 क्या है, 1857 अभी नहीं हुआ है। बहादुर शाह जफर दिल्ली में बैठा है और भारत में जो उल्लू के या लल्लू के जो पट्टे हैं वो ये बताते हैं कि भारत में मुस्लिम राज्य चल रहा है। कब तक? 1857 से। कब से? 1526 बाबर से। इस इलियट को भारत में दिल्ली में बाबरनामा नहीं मिला, मुस्लिम इतिहास की पुस्तकें नहीं मिली। मैं पढ़ रही हूं पहला पैराग्राफ। एट द सेम टाइम इट वॉज इंटीमेटेड दैट एज फ्यू पीपल, फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, एज फ्यू पीपल वर एक्वेंटेड विद द पर्टिकुलर वर्क्स which should be selected to form such a series। वो किताबें इकट्ठी करवाना चाह रहा है। कहां पर? कलकत्ता में बैठ के। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टाफ है। और उल्लू के पट्टों के अनुसार 1757 बैटल ऑफ प्लासी से भारत पर इनका राज है और धर्मपाल जी वगैरह के अनुसार 500 साल से भारत को कब्जा करने की तैयारी है। इसको लोग नहीं मिले जो मुस्लिम पीरियड के बारे में पुस्तकों को जानते हैं। एक बात। दूसरे पैराग्राफ में, दैट नो वर्क हैड एवर बीन रिटन especially on this matter, but also by receiving from many distinguished Orientalists, both European and native, their confessions of entire ignorance on the subject of his inquiry। इलियट महोदय लोगों से बात कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो इनके अनुसार उस वक्त कोई ओरिएंटलिस्ट लोग थे जो कि थे नहीं, हम आपको अपने दूसरे सीरीज में बता चुके हैं। तो उनको किताबों की जानकारी नहीं है, यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट को भी नहीं है, और भारतीय यानी मियाँ और टिया को भी मुस्लिम पीरियड जिसको ये बताते हैं, मुस्लिम शासक ये जिसको बताते हैं, उनके बारे में पुस्तकों की जानकारी नहीं है। आगे आएगा क्योंकि पुस्तकें है नहीं। तो इस बैकग्राउंड में मैं विवेक भैया से पिछली वार्ता का दोनों प्रश्न पुनः दोहराती कि 2 महमूद बताए जाते हैं, एक गजना का एक घूर का। गजना पर तो मैंने बहुत काम कर लिया। कोई समकालीन साहित्यिक यानी लिखित सोर्स नहीं है, इतिहास नहीं कह रही हूं मैं, कुछ भी लिखा हुआ किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं है, समकालीन।
घूर वाले का मैंने ढूंढा लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला, तो भैया से पूछना चाहूंगी, क्या गजना वाला घूर वाला महमूद किन्हीं पृथ्वीराज चौहान को हराया था? उनको पकड़ के गजना या घूर ले गया, वहां पर मत चूक चौहान वो कोई तीर चला, उनको अंधा कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरे, औरंगजेब 27 साल तक क्यों भाग कर दक्षिण में रहा? क्या उन्हीं के कारण जिनकी कथा आप सुना रहे हैं? मेवाड़ के राणा, मेवाड़ के रावल। तो अब भैया आप ही बताइए, हम तो श्रोता हैं, बीच में शैलेंद्र भैया या पंकज जी कुछ पूछेंगे। जी। देखिए, आरंभ करते दीदी ने चूंकि धर्मपाल जी का नाम लिया, और चूंकि इलियट एंड डाउसन जो है 1930 के करीब करीब हिस्ट्री के रिटर्न रिकॉर्ड्स बनाने के प्रयास कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो तो दीदी बताएगी ही आगे। लेकिन जी। मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ूंगा कि 1813 से 23 के बीच में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन एजुकेशन के बारे में स्टडी होती है, उसके पोस्ट इम्पैक्ट में ये लोग भारत को पढ़ना चाहते हैं। उसके रीजंस बहुत सारे, जो दीदी आपको बताएगी, मॉडर्न की वो एक्सपर्ट है, वो मैं उसमें एंटर भी नहीं करूंगा, प्रवेश ही नहीं करूंगा उस विषय में। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जब ओरिएंटलिस्ट की बात होती है तो भारत में ऐसे ओरिएंटलिस्ट खूब हुए, जिनके नाम पर मैं देवेंद्रनाथ टैगोर को कहूंगा, जिसके नाम पर मैं राजा राम मोहन राय को कहूंगा। देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे ऐसे ओरिएंटलिस्ट कविता लिखते हैं जिसको हम भारत का राष्ट्रगान। उस भारत के राष्ट्रगान में, मेरा राष्ट्रगान से कोई विरोध नहीं, राष्ट्र विरोध नहीं है। जैसा भी है वो सौंदर्यपूर्ण है, मेरे देश का राष्ट्रगान है, मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं उस राष्ट्रगान की लाइनें उद्धृत कर रहा हूँ कि वहां पर लिखा हुआ है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा, ये लिखा हुआ है ना। वहां पर राजस्थान कहीं उपलब्ध नहीं है, मालवा कहीं उपलब्ध नहीं है, बुंदेलखंड कहीं उपलब्ध नहीं है, छत्तीसगढ़ उपलब्ध नहीं है, तेलंगाना उपलब्ध नहीं, और कर्नाटक, हेलीबीड, कुछ मैसूर, कुछ नहीं उपलब्ध है। कारण क्या है? कारण ये है कि अंग्रेजों का शासन वहां पर नहीं है। ओ उसको परोक्ष या प्रत्यक्ष कुछ भी कहो। हो, क्योंकि जॉर्ज पंजम के लिए लिखा है। हाँ, और वो सीधा बात ही कर, क्योंकि ये सभी लोग अंग्रेजों से संधियों के माध्यम से जुड़े हैं, जिनके आंतरिक मसलों में इनका कोई प्रवेश नहीं होता। वैसे ही अंग्रेजों ने, जब हम कार्नवालिस कोड से लगा करके और मांटे मिडले सुधार तक पढ़ते हैं, तो अंग्रेजों ने कभी भी रेवेन्यू सिस्टम से लगा करके कल्चरल इंटरफियरेंस तक भारतीय परंपरा को छेड़ा तक नहीं। जागीरदारी बेचते रहे, उनसे पैसे वसूलते रहे, बाकी उनको कोई मतलब नहीं। तो कल्चरली इंडिया जो है वो कभी अंग्रेजों के अधिकार में रहा ही नहीं। वो मुगलों या तुर्कों के अधिकार में भी नहीं रहा। सांस्कृतिक भारत है, उसमें बदलाव ये नहीं कर सके। और जो मुसलमानों ने, तुर्कों ने और मुगलों ने जो भारत में प्रवेश करके इस्लाम का प्रवेश करवाया, वो इस्लाम भी, उसका भी भारतीकरण हो गया कि वो मजारों पे जाकर के गुलगुले चढ़ाने लगे, चादरें चढ़ाने लगे, उसका भी भारतीकरण हो गया। तो इस्लाम का सही स्वरूप भारत में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाया, जिसका दर्द अल्ताफ हुसैन अली ने अपनी मुसद्दसों में लिखा है। जब वो खुद स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा अधिकार नहीं हो सका, हमारा जहाज जो है गंगा के दहाने पर आकर डूब गया, और हम लोग आज तक ये गाए जा रहे हैं कि हम तो हार गए सब, हम तो मर गए सब, हमको तो कब्जा कर लिया सब। वेरी ट्रू लाइन सुना दीजिए, गंगा के दहाने में आके डूबा। वो वो दीने हिजाजी का, ये अल्ताफ हुसैन अली ने लिखा है 1920-22 के करीब। ये वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा, जिसका अक्साए आलम में फहरा, मजाम हुआ कोई खतरा न उसको, न उम्मा में ठहरा न कुलजुम में ठिठका, किए पे सफर उसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। आकर बहुत सुंदर। वो जब ऐसी बातें इन्होंने अपनी किताबों में खुद ही लिख दी, हम लोग आज तक उसको रो रहे हैं कि हम लोग हार गए। आगे का पक्ष देखिए, गजना और घोर का, क्योंकि आरंभ हमारे यहाँ पर शासनिक वृत्तियों का आरंभ, इस्लामिक शासनिक वृत्तियों का आरंभ और लेखन जो है वो गुरु और गजना से होता है।
लेकिन व्यवस्थित शासनिक वृत्ति जो है वो 1206 में आती है, जब गूर के शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसका वास्तविक नाम ये है मोहम्मद गोरी, जिसको विभिन्न किताबों में बाद में लिख दिया गया ताकि हम कोरोबरेट ना कर पाए। उसके सिक्के अजमेर से मिले, जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज विजय लिखा हुआ है और दूसरी तरफ शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ ये हो पृथ्वीराज विजय लिखा है। है। हाँ, हम्म, और ये सिक्के 1192 के बाद के हैं। जब ऐसा विषय उपलब्ध है तो वो जो चंद बरदाई लिखते हैं, चंद बरदाई का लेखन जो है कुछ समसामयिक है और कुछ बाद में उनके परिवारों ने लिखा। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एक चारणी परंपरा है जिसको कहते हैं बड़वा या रानी मंगा। वहां पर पोथियां उत्तराधिकार के तौर पर चलती रहती है, लेखन उत्तराधिकार के तौर पर किया जाता है। पिता की मृत्यु होगी तो पुत्र उसका लेखन करेगा। तो पृथ्वीराज रासो का जब आर्कियोलॉजिकल लिंग्विस्टिक आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया गया तो ये बार बार कहा गया कि रासो कॉन्टेम्परेरी पीरियड में लिमिटेड है, बाद में उसमें शेपक है। अब साहित्य शेपक कह दे वो अलग विषय है। जब हम इतिहास की बात करेंगे तो ये कहा जाएगा कि समसामयिक समय में जितना पक्ष लिखा गया वो पूर्ण शुद्ध है और उसके बाद में उसमें चीजें जुड़ती चली गई और उस कालक्रम के अनुसार भी चीजें उसमें कुछ कुछ ऐड हो जाती है, इधर उधर से योग में चली जाती है। तो रासों को गलत कहना ठीक नहीं है, लेकिन रासों में कुछ चीजों का मिश्रण हो जाने से जो गड़बड़ियां आई है वो गलत है। और उसके अनुसार पृथ्वीराज का को गिरफ्तार करके गजनी ले जाना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गजना का गुड़ जो है 1196 में मर गया अरे और अरे उसको अरे मारने वाले जो है वो खोखर है, जो उनके निजी रिकॉर्ड बताते हैं, उनके काल के रिकॉर्ड बताते हैं, जिसमें सबसे मजबूत लेखन जो करता है वो करता है हसन निजामी तबकाते नासिरी में, जो गूर की मृत्यु के 16 साल बाद लिखना शुरू होती है। उसमें व्यवस्थित रिकॉर्ड मिल जाता है। इसलिए हम ये कंफ्यूज नहीं कर सकते कि कॉन्टेम्परेरी टाइम की किताब मोहम्मद गोरी या शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बारे में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, दो पक्ष। तीसरा पक्ष और है कि उसके गुलामों की फौज है। एक बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक है, मालिक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम है। उसके गुलामों की सीक्वेंस है। तो सबसे पहला जो गुलाम आता है वो कौन सा आता है? वो शिहाई गुलाम है, लिखा हुआ मिलता है हमको। वो सभी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक शिहाई गुलाम, मतलब शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब का गुलाम। कुतुबुद्दीन का गुलाम जो है वो कुतुबी गुलाम कहलाता है। और वो कौन कौन है? वो नसीरुद्दीन अल्तमश है, शमशुद्दीन अल्तमश है, बलबन है, और भी उसके चहलगाइन जो शमशुद्दीन अल्तमश है उतनी चहलगाइन बनाता है, वो सभी कुतुबी गुलाम है, वो सभी कुतुबी गुलाम है। और रिकॉर्ड पर मिलता है जो बलबन ने अपनी वसाएं लिखवाई और स्वयं अल्तमश के समय में तबकाते नासिरी लिखी हुई है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि शमशुद्दीन अल्तमश जो है वो कुतुबी गुलाम। लेटर पार्ट अल्तमश के गुलाम भी हुए जो शमशी गुलाम कहलाए और बलबन के गुलाम भी हुए। तो बलबन का गुलाम तो था जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी का गुलाम कोई राजा नहीं बना, उसका भतीजा राजा बना। और उसके भतीजे का भी कोई गुलाम ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन बलबन का गुलाम
जो था गाजी मलिक, वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से राजा बना। तो गुलामों की एक ट्रेल पूरी हमको समझा देती है कि ये लोग कौन है और कैसे हैं और कहाँ से अराइज कर रहे हैं, और लिखित में मिल रहा है हमको और किताबें रिकॉर्ड पर मिल रही है। तो ये बाकायदा बलबन ने अपनी वसीयत लिखाई, वसाय लिखाई, जो कि वो सीखता है। बलबन पहला व्यक्ति है जो खुद को कहता है कि मैं अफरसियाब का वंशज हूँ। नहीं, सॉरी, अल्तमश पहला व्यक्ति है जो कहता है कि मैं अफरसियाब का वंशज हूँ और मैं इल्बारी तुर्क हूँ। वो अपने आप को अरब से नहीं जोड़ता है, वो अपने आप को इस्लाम से नहीं जोड़ता है, वो अपने आप को जोरास्ट्रियन से जोड़ता है। खुद लिखवा रहा है। बलबन खुद को कहता है कि मैं एक इल्बारी तुर्क हूँ। लेटर पार्ट जब हम बाबर पर पहुंचेंगे तो बाबर ने कहा मैं तो चगताई शाखा का तुर्क हूँ। अब आप सोचिए कि किसी का कोई लेना देना अरब से नहीं है, सभी का लेना देना कैस्पियन के पश्चिम से, मिडिल ईस्ट के ऊपर से है, और सब के सब तारिम बेसिन में जाके खत्म हो रहे हैं मंगोलिया के पास। ये उसी ब्लॉक के लोग, ये उसी समाज से आते हैं जिनसे कभी कनिष्क आया, कभी तोरमान आया, कभी मिहिरकुल आया, लेकिन अरबों की आंधी ने उनको मुसलमान बना दिया, वो रुक नहीं सके।